नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट की आज की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे एक गांव ऐसा जहां 120 साल में आई सिर्फ 2 बारात। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि देश में क्यों नहीं रुक रहा है दहेज हत्याओं का मामला और झारखंड के आदिवासी क्यों नाराज हैं टेनेंसी कानून से। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट की सुर्खियां। बिहार में एक प्राइवेट स्कूल ने तोड़ी मर्यादा की हद। ड्रेस के और फीस के पैसे न चुकाने पर 2 बालिकाओं के उतरवाए कपड़े। शिक्षिका और स्कूल प्रबंधक गिरफ्तार। जैसलमेर के गांव में जारी है कन्या भ्रूण हत्या। दर्जनों गांवों में घटी महिलाओं की संख्या। देवड़ा गांव में 120 साल में आई सिर्फ 2 बारात। सख्त कानून के बावजूद नहीं रुक रही हैं दहेज हत्याएं। देश में हर घंटे एक दुल्हन बनती है उत्पीड़न का शिकार। 4 साल में 32,000 से ज्यादा मामले। और झारखंड में टेनेंसी कानून बदलने की पहल पर उठे सवाल। जमीन के गैर कृषि उपयोग से रोक उठाने की कोशिश। आदिवासी समुदायों में नाराजगी। ग्राउंड रिपोर्ट की पहली खबर बिहार के बेगूसराय इलाके से है। जी हां, बेगूसराय के एक प्राइमरी स्कूल में 2 बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है और उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो स्कूल की फीस चुकाने में नाकाम साबित हुई, यानी वो स्कूल की फीस नहीं चुका सकती थी। इस वजह से उनकी शिक्षिका ने उनकी स्कूल ड्रेस उतरवा ली और उसी हालत में उनको घर भेज दिया। इन 2 सगी बहनों की स्कूल ड्रेस सिर्फ इसलिए उतरवा दी गई क्योंकि उनके पिता यूनिफॉर्म के पैसे समय पर जमा नहीं करवा पाए। घटना बेगूसराय के कोरिया पंचायत के सिकरौला गांव की है। पीड़ित बच्चियों में से एक ने घटना का दर्द कुछ यूं बयां किया। रंजना मैम कहे कि जाओ दोनों कपड़ा रूम में खोल दो। तो हम दोनों नहीं खोल रहे थे तो जबरदस्ती रूम में जाकर खुलवा दी। उस प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन ने क्लास 1 और 2 में पढ़ने वाली इन बच्चियों को अर्धनग्न हालत में ही स्कूल से घर भेज दिया। मैडम बोली क्या जो आप बच्चा नहीं जो है ना आप पैसा दीजिएगा तो बच्चा का कपड़ा खुलवा दीजिए। जार बच्चा जब कपड़ा खोले, जब बच्चा नहीं जाने लगा जाकर जबरदस्ती रूम में बच्चा का कपड़ा खोल दिया। उसका नंगे जो है ना इसके पापा के पास ला कर दे दी, जाइए आप अपना बच्चा को लेकर गए स्कूल से। फोटो लिए बच्चे को। फोटो लेने के बाद हम तुरंत थाना पर गए। रात में 9 बजे गए। 9 बजे में छोटा बाबू थे। छोटा बाबू बच्चे को बयान लिए। बयान लेने के बाद हमको दरखास्त लिए। शिकायत पर शिक्षिका अंजना और स्कूल के निदेशक को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने इस मामले में स्कूल और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली को जिम्मेदार ठहराया है। मेरा मानना है कि वैसे प्रिंसिपल और वैसे टीचर तो मानसिक दिवालियापन में हो ही गए हैं, ये सब लेकिन नीतीश कुमार की कार्यशैली का दोष है। निश्चित रूप से निजी विद्यालय के अगर संबद्ध विद्यालय होंगे तो संबद्धता उसकी कैंसिल होगी। शिक्षा का अधिकार कानून लागू है। किसी को ये इजाजत नहीं है जो बच्चे नाबालिग बच्चे हैं उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाना, ये निश्चित रूप से कानूनन जघन्य अपराध है और जघन्य अगर अपराध ये है तो कठोरतम कार्रवाई होगी। सरकार एक तरफ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार करने की कोशिश में है, वहीं स्कूल की फीस जमा नहीं करने पर ऐसी शर्मनाक घटनाएं भी हो रही हैं। बेगूसराय से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब दिखाते हैं एक ऐसे गांव की कहानी जहां 120 साल में सिर्फ 2 बारातें आई हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गांव में बेटियों को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता है। जी हां, इस गांव में प्रति 1000 लड़कों पर सिर्फ 400 बेटियां हैं। जैसलमेर के देवड़ा गांव की बच्ची जस्सू ये पढ़ लिख कर अफसर बनने का सपना देखती है, लेकिन इलाके में लड़कियों को लेकर लोगों की सोच को देखते हुए ये मुमकिन नहीं लगता। यहाँ के कई गांव में आज भी लड़की पैदा होना अशुभ माना जाता है। इलाके के भाटी समुदाय में सालों से किसी कन्या का जन्म नहीं होने दिया गया, क्योंकि यहाँ बच्चियाँ नहीं बचती। इसलिए 120 साल में देवड़ा में सिर्फ 2 बार ही बारात आई, मगर गांव वाले अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है
कि शासक जातियों में बेटियों की परवरिश की परंपरा नहीं थी। भाइयों पहली अपल राख था को नहीं मार देता, क्यों मारता? मारता के दाई से दो कटाऊ जनो मार देता के बैर करी जे कोई जनो मार देता। हमें टाइम चेंज होयो है। हमें टाइम जो तो पेपर घर में जोड़ी दिन बैर करो मारो कौन भाई अंदर रख दो। अच्छा पढ़ाओ। हाँ पढ़ाओ। कुछ लड़कियों को अफीम दे देते थे, क्या किसी को गोली देते और उसको ख़त्म कर देते थे। क्यों कि हम घर से पैसे कहाँ से लाएंगे और हम उसको दाजा कैसे देंगे, इसलिए वो लड़की को मार देते थे। अब क्या है कि तरक्की करते करते अब हम लड़कियों को भी पटाते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान में लिंगानुपात 928 है, यानी हर 1000 पुरुषों पर 928 स्त्रियां। लेकिन जैसलमेर जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 852 महिलाएं हैं। देवड़ा जैसे दर्जनों गांवों में तो 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 400 तक ही रह गई है। सिंहडार, रनधा, मोडा, बहिया, कुंडा, गजे सिंह का गांव, तेजमालता, झिंझिनियाली, मोघा, चेलक में आज भी लड़कियों को अभिशाप माना जाता है। प्रशासन ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। भ्रूण हत्या विरोधी कानून को सख्ती से लागू करने की कोशिश भी की गई है। लड़कियों के प्रति सोच में बदलाव के लिए जननी सुरक्षा, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को प्रचारित किया जा रहा है। कुछ ऐसे पथभ्रष्ट भी कह सकते हैं लोग हैं, बच्चे हैं, जो ऐसा एटमॉस्फेयर मोहल्लों में या गांव में क्रिएट कर देते हैं तो बच्ची के माँ बाप डरने लग जाते हैं कि इसका क्या होगा। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ ऐसे विवाह थे जो रुकवाए गए। वहाँ हमारे मैजिस्ट्रेट्स गए, हमारे जो थानेदार उस इलाके के हैं, जो SHOs हैं, वो गए। उन्होंने उनको समझाया। कुछ लोग समझ गए और नहीं समझे तो हमने जुडिशियल ऑर्डर से उसको रोका। जैसलमेर के इन गांवों की दास्तां आदिम जमाने की सोच को जाहिर करती है। ये सोच नहीं बदली तो इन गांवों में महिलाओं की संख्या और भी कम हो सकती है। जैसलमेर समृद्ध विरासत और परंपराओं की धरती है, मगर इन परंपराओं का एक भयावह पहलू ये भी है कि यहाँ बच्चियों को आज भी कोख में मार दिया जाता है। बच्चियों को अभिशाप समझने वाली कुप्रथा यहाँ आज भी है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे यहाँ खोखले साबित होते हैं। जैसलमेर से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कैमरा पर्सन सुरेश के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और प्रणव गोस्वामी का रुख करते हैं जो जैसलमेर से इस रिपोर्ट को लेकर आए हैं। प्रणव, कुछ दिनों पहले तक इस इलाके को साइलेंट स्लॉटर जोन कहा जाता रहा है बच्चियों के लिए, और ये भी कहा जाता रहा है कि तकरीबन 2500 भ्रूण हत्याएं, कन्या भ्रूण हत्याएं हर दिन होती रही हैं राजस्थान में। ऐसी स्थिति में पिछले कुछ दशकों से ये हालात बदल क्यों नहीं रहे हैं? आज भी वैसी की वैसी स्थिति क्यों बनी हुई है? अमिता जी, इसका एक पीछे कारण सामाजिक भी है और कुछ ऐतिहासिक कारण भी है। ऐतिहासिक कारण ये रहे हैं कि जो खास समुदाय, जो राजपूत समुदाय है जो कि इस पूरे क्षेत्र में रहते थे, उनकी इस तरह की ये कहा जाए कि कुप्रथाएं थी या परंपराएं कुछ ऐसी थी कि वो जो बेटियां हैं उनको अभिशाप मानते थे और वो बहुत ज़्यादा युद्ध की परिस्थितियों में रहते थे। वो लगातार लड़ाइयाँ होती थी। जो पुरुष सदस्य थे वो लड़ने के लिए बाहर चले जाते थे। उनको हमेशा से ये रहता था कि अगर उनकी मृत्यु हो जाती है युद्ध में तो फिर बाद में दुर्व्यवहार, उनके साथ दुर्व्यवहार होगा, उनकी बेटियों के साथ। तो वो एक आन बान शान की का भी एक प्रश्न था। और वो समय के साथ वो जो परंपराएं हैं, जो इतनी भयावह परंपराएं जिन्हें हम कहेंगे, वो उसके बाद भी चलती रहे और आज भी ये प्रचलन में है जी। ये लेकिन हमने तो सुना उस इलाके में सबसे ज़्यादा सरकार अपनी तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जागरूकता अभियान चला रही है। उसके अलावा भी जननी सुरक्षा योजना पिछली सरकारों के दौरान चलाई गई। तो इतनी सारी सरकारी योजनाओं के बावजूद क्यों नहीं हालात सुधर रहे हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत योजनाएं हैं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की, लेकिन फिर वही बात है मानसिकता में बदलाव, उसको किस तरह सामाजिक बदलाव हो। एंटाइटलमेंट जो भी मिलता है जननी सुरक्षा योजना में बेटी के जन्म देने पर, आज भी ये मानसिकता है वो पैसे ले लिए जाते हैं बच्चे को जन्म देने के बाद और उसके बाद बच्चे को एक तरह से उसको मार दिया जाता है। तो एक तरह से ये माना जाए कि धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक
मानसिकता में बदलाव नहीं होगा, बेटियों को बेटों के बराबर नहीं माना जाएगा और उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाए जाएंगे, तब तक लेकिन ये सरकार मुमकिन तो नहीं है। जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, लेकिन तमाम कार्यक्रम, तमाम कानून यहाँ इस ज़मीन पर आकर ध्वस्त हो जाते हैं और वो लागू होते हुए नज़र ही नहीं आते हैं। तो किस लेवल पर जागरूकता चलाने की ज़रूरत है? जब आप वहाँ के लोगों से मिले, लोगों से बातचीत किए, तो क्या वहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है या पुरुषों को ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है? किस लेवल पे ये काम करने की ज़रूरत है ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो सके? जी, दरअसल उसके लिए बहुत गहराई में उनके जो कल्चर है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनको समझकर जानकर, क्योंकि यहाँ जहाँ पुरुष जिम्मेदार हैं उसके साथ ही महिलाएं भी जिम्मेदार हैं। माँ इसलिए मारती है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो बेटियां हैं उनके साथ भविष्य में क्या होगा, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, उनको लालन पालन ठीक से नहीं होगा। तो जो माएँ हैं वो भी उस पीड़ा में, उस दुख में अपनी बेटी को बड़ा होते नहीं देख सकती। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी विडंबना है, एक दुख की बात है। तमाम कोशिशें हो रही है, आज़ादी को 70 साल हो गए। हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि सरकार की योजनाओं, साथ ही साथ स्थानीय लोगों की जागरूकताओं के साथ ही ये परिस्थिति बदले। भी बाकी मुल्क की तुलना में जैसलमेर और खासतौर पर पूरा राजस्थान इसी तरह की रूढ़िवादिता का शिकार है और ये अपने आप में एक विडंबना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, ये जो अभिशाप की भावना है या जो रूढ़िवादिता है वो टूटेगा। लेकिन हमारा समाज हमारी लड़कियों के प्रति कितना बेरहम है और कितना पिछड़ा हुआ है, ये इन कहानियों से साफ पता चलता है। बहरहाल देश के दूसरे हिस्सों में कुछ खास अच्छी तस्वीर नहीं है। जहाँ पर लड़कियों की तादाद अच्छी भी है, वहाँ पर भी समाज का व्यवहार कुछ बेहतर नज़र नहीं आता है। अगर ये व्यवहार बेहतर होता तो आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में हर घंटे एक महिला के साथ दहेज उत्पीड़न की घटना सामने नहीं आती। भारत में हर घंटे एक दुल्हन दहेज लोभियों का शिकार बनती है। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक देश में सिर्फ 2015 में 7,646 महिलाओं की जान दहेज के कारण गई। इससे पहले के आंकड़े तो और भी दिल दहला देने वाले हैं। 2012 से 2014 के बीच 24,771 महिलाओं की मौत दहेज की वजह से हुई। 2014 में यह आंकड़ा 8,455 और 2013 में 8,083 था। 2012 में 8,233 महिलाओं की जान इस कारण गई। जब तक हम जो दहेज का जो एक जिसके चारों तरफ एक सोच बनी थी दहेज के, और दहेज लेना और देना दोनों एक बहुत ही सामाजिक मूल्य पे प्रश्न चिन्ह लगाता था, जो 1980s एंड 1990s में वो अब नहीं है उसके इर्द गिर्द। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि दहेज लेना भी चल रहा है, देना भी चल रहा है, और उसके चलते लड़कियां भी मर रही हैं। 2015 में दहेज हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे था। उस दौरान वहां 2,338 महिलाओं की जान गई। दूसरे नंबर पर बिहार रहा, जहां 1,154 महिलाओं की जान दहेज के चलते गई। मध्य प्रदेश में 665 और पश्चिम बंगाल में 499 महिलाएं दहेज का शिकार बनी। दहेज प्रथा पर पाबंदी से जुड़ा कानून बने 55 साल से ज्यादा हो गए हैं। दहेज निषेध कानून 1961 के अलावा आईपीसी की धारा 304B और धारा 498A के तहत दहेज रोकने के प्रावधान हैं। दहेज उत्पीड़न का मामला साबित होने पर 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन ये सारे प्रावधान दहेज प्रथा को रोकने में नाकाम रहे हैं। कन्विक्शन रेट कभी बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि जिस दिन हम FIR दर्ज करते हैं और जब हमारे बयान के लिए, स्टेटमेंट के लिए वो तारीख आती है, उसमें 2-3 साल गुजर जाती है। और तब तक क्या आप समझते हैं कि महिला सामाजिक प्रेशर को विथस्टैंड कर सकती है? उसके माँ बाप भी कह रहे हैं समझौता कर ले, उसके सास ससुर भी कह रहे होंगे कि छोड़ो बेटा, वापस आ जाओ। साफ है, हालात में बदलाव के लिए कानून के साथ ही सोच में बदलाव की भी दरकार है। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे तुषार के हौसले की कहानी, जिसके आगे हारी बीमारी।
रामनाथ कोविंद होंगे एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड का फैसला। बीजेपी ने सभी दलों से मांगा समर्थन। देखिए पहली खबर, राष्ट्रपति चुनाव 2017। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको दिखाएंगे इस हफ्ते के मुद्दे में झारखंड में टेनेंसी कानून में बदलाव, प्रस्तावित बदलाव की बारे में खास रिपोर्ट। झारखंड सरकार ने टेनेंसी कानून में बदलाव की पहल की है और इससे वहां के आदिवासी समुदाय के लोग खासे नाराज हैं और वो इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। आइए देखते हैं झारखंड से हमारी खास रिपोर्ट। कि गुस्सा टेनेंसी एक्ट में बदलाव की पहल के खिलाफ है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। मकसद आदिवासियों का असंतोष दूर करना था। बाद में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बना। आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के हाथ में ना जाए, इसके प्रावधान इस कानून में किए गए। 1996 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में संशोधन हुआ। उसके जरिए उद्योग लगाने और माइनिंग के लिए आदिवासियों की जमीन ट्रांसफर करने की इजाजत दी गई, लेकिन शर्त लगाई गई कि ऐसा उपायुक्त की लिखित पूर्व अनुमति से ही हो सकता है। जो भी ट्राइबल का जमीन है संथाल परगना में या छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत, ये लैंड ये लोग इंडस्ट्री के लिए लेंगे, लेकिन जो लेने के बाद ये क्या होगा कि आप उसका टाइटल तो रहेगा, उनको शेयर मिलेगा, लेकिन शेयर कितना दूर तक देंगे ये लोग इंडस्ट्री ट्राइबल्स को बिलीव नहीं है। ताज़ा संशोधनों के तहत छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 21 और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को बदलने का प्रस्ताव है। इसके जरिए आदिवासियों की जमीन के गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग पर जारी रोक खत्म हो जाएगी। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 49(1) को भी बदला जा रहा है, जिससे सड़क, रेलवे, केबल ट्रांसमिशन, स्कूल, विश्वविद्यालय, पंचायत बिल्डिंग, अस्पताल, आंगनवाड़ी या किसके लिए आदिवासियों की जमीन का ट्रांसफर संभव हो सकेगा। धारा 49(2) के तहत अब प्रावधान किया जा रहा है कि आदिवासियों की जमीन के हस्तांतरण के बाद उसका उपयोग सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसका जिक्र जमीन लेते वक्त हुआ। भूमि उपयोग में अगर कोई बदलाव हुआ तो जमीन मूल मालिक को वापस करनी होगी। जिस परियोजना के लिए जमीन ली जाएगी उसे 5 साल के अंदर पूरा करना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो जमीन उसके मालिक को लौटा दी जाएगी और मुआवजे का पैसा भी वापस नहीं लिया जाएगा। सरकारी पहल के समर्थकों का कहना है कि विकास कार्यों के लिए ये संशोधन बेहद जरूरी है। डेवलपमेंट के लिए इस एक्ट में अमेंडमेंट होना जरूरी है। डेवलपमेंट के लिए लैंड चाहिए, जो लैंड है नहीं। जितने भी लैंड है CNT एक्ट लैंड है, और आज लैंड के चलते ही 13 साल हो गया। 13 साल में झारखंड गवर्नमेंट का अपना कोई भी इनका ना सचिवालय है, ना ही विधानसभा बन पाया। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय है कि इन संशोधनों के लागू होने के बाद आदिवासियों की जमीन को मिली सुरक्षा खत्म हो जाएगी। मुख्य कारण यही है, विरोध का कारण यही है कि जमीन का तो आप ले लेते हैं, हजारों हजार एकड़ के लेते हैं और लेने के बाद भी आप उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो सरकारी अधिग्रहण का जो परिणाम लोगों ने देखा है कि जमीन भी गई, खेती भी गई और सारा उनका चला भी गया और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हुआ। झारखंड संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आता है। इसके मुताबिक यहाँ के आदिवासियों की जमीन को विशेष सुरक्षा मिली हुई है। ऐसा पहली बार नहीं है कि CNT और SPT एक्ट्स में संशोधन किया जा रहा हो। CNT एक्ट को ही तकरीबन 26 बार संशोधित किया जा चुका है। 2010 में भी इस एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई थी और डिप्टी कमिश्नर के कंसेंट क्लॉज को हटा दिया गया था। हालांकि फिर हाई कोर्ट ने अनुमोदन के प्रावधान को बहाल कर दिया था। रांची से कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब एक नदी की कहानी जो खुद देख रही है अपने मोक्ष की राह। जी हाँ, हम उज्जैन की क्षिप्रा नदी की बात कर रहे हैं। हालांकि ये नदी से आज भी 3000 गांवों और 70 कस्बों को पानी सप्लाई होता है, लेकिन इस नदी का क्या हाल है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
उज्जैन की क्षिप्रा नदी आज खुद मोक्ष की राह देख रही है। नदी को साफ बनाने के लिए नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना के तहत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर डाले, मगर क्षिप्रा नदी अब भी मैली है। लाखों श्रद्धालुओं को मैली क्षिप्रा में ही स्नान करना पड़ रहा है। 1% भी सफाई हमें नहीं लगती है और आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे पानी ठहरा हुआ है। यहाँ पर जगह जगह नालों का पानी क्षिप्रा नदी में आता है और यहाँ पर सफाई होनी चाहिए। हमारे मन को, हमारी आस्था को भी ठेस पहुँचती है कि यहाँ का इतना गंदा पानी है। पिछले साल सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान नर्मदा का पानी क्षिप्रा में लाया गया, चारों तरफ फिल्टर प्लांट लगाए गए, पानी शुद्ध किया गया और सिंहस्थ पर्व पूरा कराया गया। लेकिन कुछ महीने बाद ही अब क्षिप्रा की हालत फिर पहले जैसी हो गई है। लगभग 90 करोड़ रुपए की योजना थी खान डाइवर्सन की, जो सिंहस्थ छोड़ दे, सिंहस्थ के बाद अभी तक पूर्णता पर नहीं पहुंच पाई है। और चूंकि सिंहस्थ चला गया, इसलिए शासन ने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया है। हमारी शोध जो है ये बताती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जितने थे वो, या हानिकारक खासतौर पे बैक्टीरिया जिसमें इकोलाई जिसको हम मानते हैं, उनकी संख्या काफ़ी थी और इतनी थी कि जो हमारे जो माप हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के और PSI के जो मापदंड हैं, उनसे भी उनकी संख्या ज़्यादा थी। सरकार भी अब नर्मदा का पानी सीधे क्षिप्रा नदी में न छोड़कर पाइपलाइन के जरिए पहुंचाने की कवायद कर रही है, जबकि उज्जैन दक्षिण क्षेत्र से सत्तारूढ़ बीजेपी के ही विधायक मोहन यादव ने विधानसभा में इस योजना पर सवाल उठाए थे। जितना लाभ मिलना चाहिए था वो अभी उसमें कमी थी, तो मैंने उस दिशा में ध्यान आकर्षित कराया था और मुझे खुशी है कि मेरी बात करते ही सरकार के सभी अंग एक्टिव हुए और उन्होंने निश्चित रूप से वो जल छोड़ने का प्रयास किया है। क्षिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना की शुरुआत 2012 में की गई। इससे मालवा इलाके के 3000 गांव और 70 कस्बों को पीने का पानी मुहैया कराने का दावा किया गया। साथ ही कहा गया कि नर्मदा के पानी की मदद से 16 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। पहले चरण में 432 करोड़ की योजना को 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन 4 साल बाद भी लोगों को योजना के पूरी तरह जमीन पर उतरने का इंतजार है। उज्जैन से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना कैसे हुई और पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं के तजुर्बे कैसे रहे, आइए आपको दिखाते हैं इतिहास के पन्नों में। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई। देश ने नियोजित अर्थव्यवस्था की राह चुनी थी। आयोग को तय सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को हासिल करने की योजना बनाने का काम दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्य आत्मनिर्भरता एवं सर्वांगीण विकास के लक्ष्य रखे गए। इन्हें पाने में खासी सफलता मिली। दूसरी योजना में भारी और मूलभूत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन इस दिशा में सीमित सफलता ही मिली। तीसरी योजना की अवधि में भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण रक्षा जरूरतें अहम हो गयीं। 1965-66 में पड़े अकाल से नई चुनौतियां पैदा हुईं। इससे नियोजित विकास पर कई सवाल उठने लगे। और अब एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसने अपनी लगन से अपनी बीमारी को मात दे दी। आइए दिखाते हैं रांची के तुषार ऋषि की कहानी। दृढ़ इच्छा शक्ति और जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। कुछ ऐसा ही किया है रांची के तुषार ऋषि ने। CBSE में 12वीं की परीक्षा में तुषार ने 95% अंक लाकर सबको चौंका दिया। तुषार की उपलब्धि असाधारण है क्योंकि वो पिछले 3 साल से बोन कैंसर से लड़ रहे हैं। मतलब मैंने इतना अच्छा तो नहीं एक्सपेक्ट किया था, मतलब थोड़ा ये तो मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि इतना अच्छे आ जाएगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है इतना अच्छा आया है। साल 2014 में तुषार को पता चला कि उनके बाएं पैर के घुटने में कैंसर है। तब वो 10वीं में थे और बीमारी के चलते इम्तिहान नहीं दे सके थे, लेकिन तुषार ने हार नहीं मानी और अगले साल अच्छे अंक लाकर 10वीं की परीक्षा भी पास की। मुझे बड़ी खुशी है कि उसके बोर्ड में इतने अच्छे अंक आए हैं। वो बीच में फॉलोअप पर आता है, हम उसको बीच बीच में देखते हैं ये देखने के लिए कि बीमारी कंट्रोल में है कि नहीं। तुषार की इस उपलब्धि में उन्हें परिवार और जानने वालों का भी पूरा सहयोग मिला। मुझे भी पूरी तरह उम्मीद नहीं थी कि 95% आएगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि बड़े भैया को 95% आया है। मेरे लिए भी एक माइलस्टोन सेट हुआ कि मुझे भी उतना लाना है, उससे अच्छा करना है।
तुषार दिल्ली विश्वविद्यालय से साहित्य की पढ़ाई करना चाहते हैं। तुषार ने अपने संघर्ष और अनुभव पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द पेशेंट। रांची से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कल फिर हाजिर होंगे देश की कुछ ऐसी ही गुमनाम खबरों को लेकर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।